जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सत श्री अकाल। हम ज्ञान ये जो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, ज्ञान बिंदु का सीरीज, होमवर्क सीरीज जो चल रहा है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये होमवर्क सीरीज अगली बार दरोगा के एग्जाम में और बीपीएससी के एग्जाम में लगभग 75% क्वेश्चन यहीं से टच किया था। तो इसीलिए रोशन सर ने फिर से इनको स्टार्ट कर दिए हैं। तो रोशन सर 1.5 घंटा की क्लास में 75 क्वेश्चन बता रहे हैं एक सीरीज को, तो इसलिए एक क्लास को तो हम कम से कम आधा घंटा में लगभग 25 मिनट में पूरा क्लास को खत्म कर देंगे। 75 क्वेश्चन को आप भी देखिए, हमको भी सहूलियत होगा, आपको भी सहूलियत होगा। ज्ञान कहीं से भी मिले उसको अर्जित कर लेना चाहिए। ये नहीं माने रखता है कि कौन ज्ञान दे रहा है या कहाँ से आ रहा है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। बस ज्ञान कहाँ से मिल रहा है वो अर्जित कर लेना चाहिए। आप देखिए, आपको बहुत इससे फायदा होगा। टेस्ट लगाइए, टेस्ट में भी फायदा होगा। तो चलिए, ज़्यादा समय को रखते हुए हम एक सेशन स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो उस समय बिहार का मुख्यमंत्री कौन था? क्या राष्ट्रपति शासन? अब बात आता है राष्ट्रपति शासन। देखिए, भारत में 3 प्रकार से राष्ट्रपति शासन लगता है। एक 352 के तहत, क्या 352, 356, 360, क्या 360। अब देखिए, 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपात लगता है, क्या राष्ट्रीय आपात। 356 के तहत राजकीय आपात, राजकीय आपात। और 360 के तहत वित्तीय आपात, क्या वित्तीय आपात। तो देखिए, बिहार में जो राष्ट्रपति शासन लगा वो राजकीय आपात 356 के तहत लगा था, क्या 356 के तहत। अभी तो क्वेश्चन कह रहा है कि 356 के तहत जो राजकीय आपात लगा था तो उस समय पहली बार कब लगा था? 1968 ईस्वी में। मुख्यमंत्री कौन था? भोला प्रसाद पासवान जी, भोला प्रसाद पासवान जी। ठीक, पहली बार 1968 में लगा था। और लास्ट बार बिहार में राष्ट्रपति शासन कब लगा, जो राजकीय आपात जिसके नाम से जाना जाता है, 2005 में। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य के हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? सिंधु तथा सतलज नदी। देखिए, हिमालय को नदी के तौर पर 4 भागों में बांटा गया। पहला है पंजाब हिमालय, दूसरा है कुमायूं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय, चौथा है असम हिमालय। देखिए, अब जो हम कह रहे हैं कि पंजाब हिमालय सिंधु नदी से लेकर, क्या सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के बीच, सतलज नदी के बीच के जो हिमालय कहा गया पंजाब हिमालय। कुमायूं हिमालय किसे कहा गया? कुमायूं हिमालय सतलज नदी से लेकर काली नदी के बीच के जो हिमालय को कहा गया, इसे काली नहीं होगा, हाँ काली। सिंधु और सतलज से काली नदी के बीच के हिमालय को कुमायूं हिमालय कहा गया। और कुमायूं हिमालय को काली नदी से तीस्ता नदी के बीच के जो हिमालय को कहा गया उसे नेपाल हिमालय कहा गया। और तीस्ता नदी से दिहांग नदी के जो बीच के हिमालय कहा गया असम हिमालय। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। गलती हो गया था उसमें, मेरे टाइपिंग मिस्टेक हो गया था बोलने में। पंजाब हिमालय, सिंधु और सतलज के बीच के हिमालय को पंजाब हिमालय, और सतलज और काली के नदी के बीच के हिमालय को कुमायूं हिमालय, और काली और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय, और तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच के हिमालय को असम हिमालय। 4 चीज याद रखा गया। पकना याद रखिए, PKNA, पकना। उसके बाद सिंधु सतलज काली तीस्ता दिहांग, सिंधु सतलज काली तीस्ता दिहांग। सिंधु से सतलज पंजाब, सतलज से काली कुमायूं, काली से तीस्ता नेपाल, और तीस्ता से दिहांग असम हिमालय। कॉन्सेप्ट क्लियर है। हमको क्वेश्चन क्या पूछा गया था? सिंधु तथा सतलज नदी के बीच के हिमालय को क्या कहा गया? पंजाब हिमालय। क्या कहा गया? पंजाब हिमालय कहा गया। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, समय को ज़्यादा। 1879 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखा? तो राजा राम मोहन राय ने। किसने? राजा राम मोहन राय ने। इसके बारे में 4 फैक्ट याद रखना है राजा राम मोहन राय के बारे में। क्या क्या? राजा की उपाधि किसने दिया? और 1828 ईस्वी में क्या हुआ? 1825 ईस्वी में क्या हुआ? 1817 ईस्वी में क्या हुआ? देखिए, राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दिया था। उसके बाद 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना, 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना, 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना कोलकाता में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद
महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की किस मूल रूप में की गई थी, किस भाषा में की गई थी? गुजराती भाषा में। किस भाषा में? गुजराती भाषा में। गुजराती भाषा में। किस भाषा में? तो गुजराती भाषा में हिंद स्वराज की मूल रूप की रचना की थी। अब देखिए महात्मा गांधी के बारे में 2-4 फैक्ट याद रखते हैं। 1915 में क्या हुआ था? 1915 में क्या हुआ था? 1924 में क्या हुआ था? 1915 में महात्मा गांधी भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से। 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, जो कर्नाटक में अभी पड़ता है। एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। और याद रखिएगा 1915 ईस्वी में जो भारत आया था, इसीलिए 1915 ईस्वी में जो भारत आया था महात्मा गांधी, तो 1916 ईस्वी में 1916, 1919, 1919 ये सब याद रखिएगा, ठीक। तो ज़्यादा इसमें विस्तार से हम नहीं बताएंगे, पॉइंटेड टू पॉइंटेड बताएंगे, इसीलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति पॉइंटेड टू पॉइंटेड राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब थोड़ा सा फैक्ट बता देते हैं। देखिए ये संसद भवन है, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है, क्या है? और ये सबसे बीच में सेंट्रल हॉल रहता है, ठीक। लोकसभा, जब भारत में लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव जब भारत में होता है, तो पूरा संसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP में, तो ये जाके पार्लियामेंट में बैठते हैं। कहाँ बैठते हैं? पार्लियामेंट में। तो ये अब लोकसभा को अच्छा से बताते हैं। देखिए ये जैसे लोकसभा है, ये यहाँ पे जो सबसे ऊपर में जो बैठता है, इन सब को ये जो सीट है, यहाँ पे जो सांसद बैठते हैं यहाँ पे तो इनको हम लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं। तो अभी सब नवनिर्वाचित लोकसभा चुन के यहाँ पे गया ही है, तो इस सीट पे कौन बैठेगा? लोकसभा अध्यक्ष पर कौन बैठेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष पर बैठने के लिए यहाँ चुनाव किया जाता है कि भाई आप सब बताइए कि लोकसभा कौन सी पार्टी, अब सब पार्टी अपना अपना लोकसभा अध्यक्ष खड़ा करता है। उसके बाद अब जो पार्टी को ज़्यादा बहुमत आ जाए वो लोकसभा अध्यक्ष यहाँ पर अपना बैठाता है। तो इन सभाओं को अभी तत्काल संचालन कौन करेगा? तो तत्काल संचालन करने के लिए यहाँ पे प्रोटेम स्पीकर की, मतलब स्पीकर से पहले जो एक स्पीकर को यहाँ बैठाया जाता है, उसके हम प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। तो यही क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब राष्ट्रपति किनको करता है? इन्हीं लोकसभा में जितने मेंबर आए हुए हैं चुनकर वोटिंग के दौरान, मतलब जीत कर जो यहाँ पे आए हुए हैं, जितना भी सांसद, इन्हीं सांसदों में सबसे वरिष्ठतम सदस्य किसको? वरिष्ठतम सदस्य, जो सबसे वरिष्ठतम जो नेता रहता है उसको यहाँ पे बैठाया जाता है। वरिष्ठतम किसे कहते हैं? क्या सबसे बुजुर्ग नहीं, जो 4 से 5 बार या तो 7 बार 8 बार से चुनाव जीत कर आ रहे हैं लगातार, उनको वरिष्ठतम सदस्य कहते हैं। और उन्हीं को राष्ट्रपति नियुक्त करता है कि भाई आप इनका संचालन करो, तब तक यहाँ लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर का चुनाव करवाओ। जैसे ये स्पीकर बन जाते हैं, जीत जाते हैं, आप ये सीट खाली कर देना और ये यहाँ पे आके बैठ जाएगा। समझ गए? आप सबको डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या है? दुगध धारा कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है? कहता है दुगध धारा कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर दुगध धारा और कपिल धारा जलप्रपात है। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। नर्मदा नदी की निकलती कहाँ से है? MP के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। चलिए आगे बढ़िए। आँख में प्रवेश करने वाली की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? पुतली या आइरिस, सॉरी पुतली नहीं होगा, आइरिस या परितारिका। आँख में जो प्रवेश करने वाले जो प्रकाश की जो मात्रा है, कितना प्रकाश को अंदर ले जाना है न ले जाना है, इनको परितारिका या आइरिस नियंत्रित करता है। चलिए आगे बढ़िए। उसके बाद किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा भंग कर सकता है? 8 नंबर क्वेश्चन। तो ये आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की PM की सलाह पर लोकसभा भंग कर सकता है। ओके, अब चलिए आगे बढ़िए। इसरो का गठन कब हुआ था?
इसरो का गठन कब हुआ था? तो 1968 ईस्वी में। कब? 1968, सॉरी, इसरो का गठन कब हुआ था? 1969 ईस्वी में हुआ था। इसरो का गठन 1969 ईस्वी में हुआ था। 1969 ईस्वी में। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलुरु है। कहाँ? बेंगलुरु। इसरो भारत का एक अंतरिक्ष जो एजेंसी है उनका नाम क्या है? इसरो है। अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? इसरो है। उस जैसे अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? नासा है। क्या है? नासा। उसी प्रकार भारत के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? इसरो है। तो इसरो का गठन कब हुआ? 1969 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु। उसी प्रकार से भारत में एक DRDO है। DRDO का गठन कब हुआ था? DRDO का गठन 1 जनवरी 1958 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1958 को। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। घुड़सवारी के मैदान को क्या कहते हैं? एरीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एरीन कहते हैं। घुड़सवारी के मैदान को एरीन कहते हैं। जिस तरह से फुटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? तो कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर्ट कहते हैं। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को। और नेशनल राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। 5 सितंबर को। किसके जयंती पर? राधा कृष्ण के जन्म दिवस पर। सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्म दिवस पर। आप बताते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्ण द्वितीय राष्ट्रपति बना था। क्या बना था? द्वितीय राष्ट्रपति। और प्रथम उपराष्ट्रपति राधाकृष्ण, सर्वपल्ली राधाकृष्ण। पेशे शिक्षक थे, बड़े ईमानदार आदमी थे। उसके बाद क्या है? राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा राज्यसभा में कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? देखिए, लोकसभा, ये है लोकसभा, और ये है क्या? राज्यसभा। राज्यसभा में कितना? 12। लोकसभा में कितना? 2। कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। लेकिन क्या हुआ? ये 2 एंग्लो इंडियन जो लोकसभा में जो नियुक्ति करता था राष्ट्रपति ने, वो अभी हट गया। क्या हट गया? 104वां संविधान संशोधन के तहत। कब? 104वां संविधान संशोधन के तहत। 104वां संविधान संशोधन के तहत ये इसको क्या कर दिया? ये 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया। लेकिन ये अभी कला विज्ञान क्षेत्र के, कला विज्ञान साहित्य के क्षेत्र में जो ये 12 सदस्य जो राज्यसभा में नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, वो अभी है ही। लेकिन ये जो 2 लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन को नियुक्ति करता था राष्ट्रपति, वो 2 एंग्लो इंडियन 104वां संविधान संशोधन हुआ और संविधान में, और इनको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। उसके बाद अब आगे बढ़िए। केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद। उसके बाद आगे बढ़िए। किस रंग के प्रकाश का परिकीर्णन न्यूनतम होता है? किस रंग के प्रकाश का परिकीर्णन न्यूनतम होता है? तो देखिए, लाल और बैगनी। देखिए, आप यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझिए। जिनका तरंग धैर्य अधिक, जिसका तरंग धैर्य अधिक होगा, उनका प्रकीर्णन क्या होगा? कम होगा। प्रकीर्णन क्या होगा? कम होगा। तो बताइए, अब लाल रंग का तरंग धैर्य अधिक है तो ऑटोमेटिक इसका प्रकीर्णन कम होगा। बैगनी रंग का तरंग धैर्य कम है तो ऑटोमेटिक प्रकीर्णन क्या होगा? ज़्यादा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है? स्विट्जरलैंड की मुद्रा 15 नंबर। स्विट्जरलैंड की मुद्रा को स्विस फ्रैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्विस फ्रैंक कहते हैं। और इनकी राजधानी क्या है? वर्न है। क्या है? वर्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का जलीय व स्थलीय दोनों क्षेत्र अक्षांश से विस्तार क्या है? देखिए, ये है भारत। एक नॉर्मल सा एक भारत का नक्शा बनाते हैं, ठीक।
आप देखिए यहाँ पे ये जो यहाँ ये रेखा है और ये रेखा है, इनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। और ये जो सीधी रेखा है, ये इनको देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। तो पृथ्वी को अक्षांश और देशांतर रेखाओं में विभाजित किया गया। अब कहते हैं ये अक्षांश रेखा, ये क्या है? अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा 0 डिग्री से ऊपर जितने भी रेखा गया है, उत्तरी अक्षांश रेखा इनको कहा गया। क्या कहा गया? उत्तरी अक्षांश रेखा कहा गया। अब भारत की सबसे स्थलीय का सबसे नीचा जो बिंदु है उसे कैमोरीन कहा जाता है, जो 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। 8 डिग्री 4 मिनट पर। उसके बाद 8 डिग्री 4 मिनट, और सबसे ऊपरी बिंदु जो भारत के जम्मू कश्मीर में जो है वो 37 डिग्री 6 मिनट पे स्थित है। क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट पे स्थित है। 37 डिग्री 6 मिनट। अब हम बताते हैं ये 6 मिनट क्या हुआ, डिग्री क्या हुआ। देखिए ये 0 है, 0 से आगे बढ़े 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, लेकिन जैसे 8 के जी यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 डिग्री अक्षांश रेखा है, इनके और 4 लाइन आगे जाओगे, 4 मिनट आगे जाओगे तो ये वही, तो यहाँ भारत का कैमोरीन का ये बिंदु है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से यहाँ क्वेश्चन करता है कि स्थलीय और जलीय दोनों मिलाकर, तो ये भारत है, ये भारत है। अब यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, तो यहाँ जो ये अंडमान निकोबार का द्वीप समूह ये जो है ये इसको कहते हैं 6 डिग्री 4 मिनट। कितना कहते हैं? 6 डिग्री 4 मिनट। और तो दोनों को मिला के कितना हो जाएगा? यहाँ 37 डिग्री, यहाँ कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट। तो टोटल कितना हो जाएगा? 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ओके, समझ गए? चलिए, अब कहता है कि भारत के पूर्वोत्तर के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? तो पूर्वोत्तर के अंतर्गत 7 सिस्टर प्लस 1 सिक्किम आता है। याद रखिएगा, 7 सिस्टर में ये पश्चिम बंगाल नहीं आता है। क्या? पश्चिम बंगाल नहीं आता है, ये वहाँ की, ये तो सिक्किम भी नहीं आता है। तो समझिए, पूर्वोत्तर की बात करता है, पूर्वोत्तर में पश्चिम भी नहीं है, पश्चिम बंगाल भी नहीं आता है। पूर्वोत्तर में 8 ही आता है, 7 सिस्टर और 8। ये 7 सिस्टर कौन कौन सा है? याद करो, 7 सिस्टर कौन कौन सा है? असम प्लस अरुणाचल प्रदेश प्लस नागालैंड प्लस मणिपुर प्लस मिजोरम हो गया, मिजोरम। उसके बाद त्रिपुरा के बाद कितना हो गया? और मेघालय। क्या? मेघालय। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 सिस्टर हो गया। आप प्लस 1 सिक्किम, ये भी पूर्वोत्तर राज्य में आते हैं। तो सिक्किम क्वेश्चन कहता है 7 सिस्टर में कौन कौन राज्य नहीं आते हैं? तो ये सिक्किम नहीं आते हैं, पश्चिम बंगाल नहीं आते हैं। पूर्वोत्तर राज्य में कितने राज्य आते हैं? पूर्वोत्तर में सिक्किम भी आ जाता है। 7 सिस्टर प्लस 1, एक ये। समझ गए? उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि खंबात की खाड़ी किन 2 स्थानों के बीच अवस्थित है? खंबात की खाड़ी जो है वो दमन और दीव के बीच स्थित है। क्या है? दमन और दीव के बीच स्थित है। खंबात की खाड़ी दमन और दीव के बीच स्थित है। भारत के किन राज्यों, दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के किन राज्यों की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? देखिए, भारत की जो है ये गुजरात की जो समुद्री तटरेखा है 1600 किलोमीटर। कितना? 1600 किलोमीटर। और गोवा का कितना है? 103। कहीं पे 106 भी दिखाता है। तो 100, तो सबसे समुद्री तट ज़्यादा लंबी कितना है? किसका है? गुजरात का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और है इस पे है समुद्री तटरेखा, भारत की कितने राज्य समुद्र से सीमा से सटती है? तो 9 राज्य। याद रखिएगा, कितना? 9 राज्य। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किन राज्यों की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? ये चलिए हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत के मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो मूका, याद रखिएगा, मानक समय रेखा जिसे हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं, जो भारत के द्वारा निर्धारित की गई है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। कितने? 5 राज्यों से। MOUCA। M फॉर MP मध्य प्रदेश, M फॉर MP मध्य प्रदेश, O फॉर उड़ीसा, U फॉर उत्तर प्रदेश और C फॉर छत्तीसगढ़
और A4 क्या आंध्र प्रदेश। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 डिग्री चैनल चैनल किसके बीच है? 6 डिग्री चैनल। 6 डिग्री चैनल किसके बीच है? चलिए कितना, कौन सा क्वेश्चन? 21 नंबर क्वेश्चन। चलिए चेंज कर देते हैं कलर। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और के का औसत समुद्र तल का मापन कहाँ से? तो चेन्नई से। कहाँ से? चेन्नई से। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर 12 बज रहा है तो 100 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर क्या बजेगा? 100 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर। देखिए आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं, आप समझिएगा यहाँ पे, मिस ध्यान कहीं और नहीं रहे। देखिए क्या है, ये ग्रीनविच रेखा जो है, क्या है? ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री, अगर यहाँ पे 12 बज रहा है तो ग्रीनविच रेखा से पूरब की ओर जाने पर समय बढ़ता है और पश्चिम की ओर जाने पर समय घटता है। समझ गए? पश्चिम की जाने पर समय घटता है और पूरब की ओर जाने पर समय बढ़ता है। प्रत्येक 1 डिग्री आगे बढ़ने पर 4 मिनट की बढ़ोतरी होती है। कितनी मिनट की? 4 मिनट की। तो समझिए उसी तरह प्रत्येक 15 डिग्री, कितना? 15 डिग्री आगे जाने पर 1 घंटा की बढ़ोतरी होती है। तो समझ जाइए यहाँ पे कितना है? 12 बज रहा है तो यहाँ 100 डिग्री का रहा है तो 15 चौके 60, 15 पचे 75, 15 छक्की 90। कितना? 90। मतलब 90 डिग्री जाने पर 6 मिनट 6 घंटा। 90 डिग्री जाने पर देखिएगा, 90 डिग्री जाने पर 90 डिग्री पर 6 घंटा की बढ़ोतरी होता है। अगर तो यहाँ कहता है 100 डिग्री, क्या कितना का रहा है? 100 डिग्री का रहा है। कितना? 100 डिग्री। तो 10 डिग्री और, तो 1 डिग्री में 4 मिनट की बढ़ोतरी होती है तो 10 डिग्री में 10 सौ के 40 मिनट, तो 6 घंटा 40 मिनट। कितना? 6 घंटा 40 मिनट। 6 घंटा और 40 मिनट बजेगा 100 डिग्री पूर्वी देशांतर। उसके बाद संपूर्ण पृथ्वी का कितना अक्षांश रेखा में बांटा गया? कितने? तो यहाँ कहाँ पर 179 है और कहीं 180 है। ठीक। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व मानचित्र सर्वप्रथम भारत को किसने दर्शाया? टॉलमी ने दर्शाया। किसने? टॉलमी ने। विश्व मानचित्र में सबसे पहले भारत को किसने दर्शाया? टॉलमी ने दर्शाया। किसने? टॉलमी ने। भारत के कितने राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित हैं? देखिए पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा खींची गई उसे हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा से जस्ट 23.5 डिग्री ऊपर, कितना? 23.5 डिग्री ऊपर के जो रेखा है इसको हम कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री के जो नीचे एक रेखा है उसे हम क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। तो ये और ये विषुवत रेखा के ऊपर ये जो कर्क रेखा गुजरी है ये भारत के बीचों बीच से होकर गुजरी है। क्या? बीचों बीच से। तो यही पूछ रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में जो कर्क रेखा जो गुजरी है भारत के बीचों बीच, कर्क रेखा के उत्तर की ओर पूछ रहा है। भारत के कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। भारत कितने राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कर्क रेखा के उत्तर में कितने राज्य है? कर्क रेखा के दक्षिण में कितने राज्य है? अब इसको कलर चेंज कर देते हैं। ये कर्क रेखा है, ये भारत है। अब कहता है कि ये कर्क रेखा के उत्तर में कितना राज्य है और दक्षिण में कितना राज्य है। सबसे पहले ये याद करिए, कर्क रेखा से 8 राज्य गुजरते हैं कि मित्र पर गमछा झार। 8 राज्य। कितना? 8 राज्य। 8 राज्य। ये 8 राज्य कौन कौन सा है? ये 8 राज्य है राजस्थान, क्या है? राजस्थान, गुजरात, राजस्थान गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, MP हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। उसके बाद मध्य प्रदेश पर मित्र पर गमछा झार। उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और उसके बाद क्या? मेघालय। कितना हो गया?
कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 राज्य हो गया। अब देखिए 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, कितने राज्य से, 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। उनके बाद कहता है कि भारत के कितना नंबर क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को कहाँ पे प्रतिच्छेद करता है, कहता है ये कर्क रेखा गुजरा और ये भारत का ग्रीनविच रेखा मानक रेखा गुजरा, ये कहाँ पे भारत में एक दूसरे को काटते हैं, तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ, छत्तीसगढ़ में। अगर पठार पूछे तो कौन, बघेलखंड का पठार, कौन, बघेलखंड का पठार। और ऐसे राज्य का नाम पूछे तो छत्तीसगढ़ बताना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश हैं, क्या, इसमें एक ट्रिक याद रखिए, आईबी ने पीएनबी पर छापा मारा, पीएनबी पर छापा मारा। तो आई से भारतीय उपमहाद्वीप में कितने, आई से इंडिया, बी से भूटान, पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल और बी से बांग्लादेश। कितना, 5 देश। कितना, 5 देश। भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है, कितने राज्य ऐसी है जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है, तो 12 राज्य। कितना है, 12 राज्य। 12 राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टच नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु से कन्याकुमारी कृष्णा नदी के डेल्टा के नदी को तट को क्या कहा जाता है, कोरोमंडल तट। क्या कहा जाता है, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट कहा जाता है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए किस वर्ष सहकारिता मंत्रालय की स्थापना किया गया था, तो 1921 ईस्वी में। कब, 1921 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, 2001 से 2011 भारत की जनसंख्या में कितने परसेंट वृद्धि, 17.64% की वृद्धि देखने को मिली थी। चलिए आगे पढ़ते हैं। 33 नंबर, केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा ने बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया था, ये नई दिल्ली से किया था, नई दिल्ली से, नई दिल्ली से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला विरोधी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है, उन्मूलन दिवस 25 नवंबर को। कब, 25 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ कब किया गया था, तो 24 अगस्त 2015। याद रखिएगा 10 साल पूरा हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री की ओर से जारी राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़े के अनुसार किस राज्य में बाल विवाह सबसे अधिक प्रचलित है। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है, 36 नंबर, किस राज्य में सबसे अधिक बाल विवाह किस राज्य में अधिक प्रचलित है। 41% पश्चिम बंगाल में अभी भी बाल विवाह होता है। और दूसरे नंबर पर हैरान करने वाली बात है बिहार ही है। कितना है, बिहार, जहाँ पर बाल विवाह अभी भी प्रचलित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर, ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट कौन जारी करता है, सैम द चिल्ड ने जारी करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम कब पारित किया गया था, 1969 में, 1969 इसमें। याद रखिएगा। भारत में सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, सबसे कम, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप सबसे कम आबादी वाला। उसके बाद है भारत में सबसे अधिक वर्षों तक रहने वाले यूरोपीय कंपनी कौन है। देखिए पुर्तगाली आए थे 1491 ईस्वी में और गए, कब गए, 1961 ईस्वी में। कब, 1961 में। तो आए सबसे पहले, लास्ट में ये गए। क्वेश्चन पुर्तगाली हो जाएगा, सही आंसर पुर्तगाली। अब है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, अल्बुकर था, अल्बुकर था पुर्तगाली। अल्बुकर आते ही 1510 ईस्वी में
गोवा के कर्नाटक के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया 1500। वास्तविक संस्थापक यही था। उनके बाद भारत में किस स्थान पर प्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी? मद्रास। मद्रास में प्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी 1687 ईस्वी में। 1687 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत में निकासित कर दिया गया था? देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा निकासित कर दिया गया था? मतलब सर जॉन चाइल्ड को। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया 43 नंबर ये तो हो चुका है। अंग्रेज गवर्नर 44 भी हो चुका है। बंदीवास का युद्ध कब हुआ था? बंदीवास का युद्ध कब हुआ था? बंदीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 में हुआ था। 22 जनवरी 1760 में। कौन कौन लड़ा था? अंग्रेज और फ्रांसीसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसियों ने अपना मुख्यालय नगर कहाँ बनाया था? फ्रांसीसियों ने अपना मुख्यालय नगर कहाँ बनाया था? पंडुचेरी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेज ने किस मुगल बादशाह के समय पटना में व्यापारिक कोठी खोली थी? किस मुगल बादशाह के समय पटना में व्यापारिक कोठी खोली थी? 1632 ईस्वी में शाहजहां के समय। कब? कौन? शाहजहां के समय अंग्रेजों ने व्यापारिक कोठी खोली थी 1632 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते। 48 नंबर क्वेश्चन। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? कर्नाटक युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? कर्नाटक युद्ध फ्रांसीस विरुद्ध अंग्रेज लड़ा गया था। प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया था? द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध, तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1745 से 46, 1746 प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था और 1749 से 1754, उसके बाद 1756 से 1763। इनको सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध एला सापला के संधि के तहत, द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध पंडुचेरी के संधि के तहत, तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध पेरिस के संधि के तहत। प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध का जो कारण था ऑस्ट्रिया के गद्दी के लिए कारण था। दूसरा क्या था? दूसरा निजाम मर चुका था। निजामों के विरुद्ध लड़ाई था। अंग्रेज सोचता था कि हम अपना निजाम बनाएं और फ्रांसीसी सोचता था हम अपने अनुसार निजाम बनाएं। तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध सप्तवर्षीय युद्ध का कारण था जो पेरिस संधि के तहत खत्म हुआ। चलिए प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध 45 से 46, द्वितीय 49 से 54, तृतीय 56 से 63। चलिए आगे बढ़ते हैं। चोल का युद्ध कब हुआ था? चोल का युद्ध 49 नंबर क्वेश्चन। चोल का युद्ध कब किया गया था? 1708 ईस्वी में। 1708 ईस्वी में चोल का युद्ध हुआ और ये किनके बीच लड़ा गया था? तो मिस्र और पुर्तगाल के बीच लड़ा गया था। कौन? मिस्र और पुर्तगाल के बीच लड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चोल का युद्ध 1708 ईस्वी में मिस्र और पुर्तगाल के बीच लड़ा गया था। अब है राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? देखिए राजा राम मोहन राय का अलबुकर को। उसके बाद भारतीय सेना में 1961 में किस ऑपरेशन के तहत गोवा को ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था? चलिए आगे बढ़ते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब की गई थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना थोड़ा दिमाग से उतर गया है, आप सभी कुछ कमेंट करिए।
1611 ईस्वी में, 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था। उसके बाद सप्तवर्षीय युद्ध, क्या सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटिश और फ्रांस के बीच कब किया गया था? तो अभी कुछ देर बताए थे 1756 से लेकर 1763 के बीच जो युद्ध लड़ा गया था सप्तवर्षीय युद्ध के, ये पेरिस की संधि तक खत्म हुआ। उसके बाद चलिए